हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 लेवल 2 ग्रुप सी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। हम इसमें कंप्लीट जनरल साइंस की बात करेंगे। आप सबको पता होगा कि लेवल 2 में जितने भी पद शामिल हो रहे हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट और मैकेनिक, ड्राइवर, वायरमैन, इन सभी पदों के लिए जो है जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ पार्ट में आपके जनरल साइंस रखा गया है, जिसमें से टोटल 30 क्वेश्चन हैं। 30 क्वेश्चन आपको होंगे 60 नंबर। सोचिए कि ये 60 नंबर देखे जाएंगे, तो इसलिए आपको इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना होगा कि किस तरीके से हम इसको पढ़ें कि हमारे जो है कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम गेन कर पाएँ। तो आपको जनरल साइंस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं उसको पहले समझ लीजिए। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में भी आपके दोनों आते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, दोनों से ही प्रश्न बनते हैं। तो जो भी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में नहीं, लेकिन विभिन्न जो भी परीक्षाएं होती, चाहे वह एसएससी की हो, यूपीएससी की होती हों, रेलवे की होती हों, और अन्य कहीं पर भी एग्ज़ाम होते हैं जहां पर भी जीके के रूप में हमारे जो है जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, उस चीज़ को आपको पढ़ना है। अभी यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन की सीरीज़ दी जाएगी वो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसी को जो है वन लाइनर फॉर्म में आपको चीज़ें मिलेंगी। और वीडियो शुरू हो उसके पहले ही कुछ चीज़ें समझ लीजिए। ये वीडियो आपकी 2 से 3 पार्ट में हो सकती है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें इंक्लूडेड हैं। और जितनी भी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, इतना अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, आप देखिएगा एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश की गई है। और रही बात इसकी पीडीएफ की, जब ये आपके जो है पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे पूरे, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ठीक है, आपको वीडियो से रिवीजन करना है, 1 से 2 बार पढ़ना है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। आइए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से है, और सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। मिक्सअप क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि केवल पहले बायो है फिर आपके हैं, तो हर तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सीरीज शुरू हो रही है, आप खुद ही समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको इसमें प्रश्न रखे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका है कि जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है, पूछा जा सकता है। इंटर लेवल स्तर का आपका रहेगा साइंस। ठीक है, तो जीव और जंतु विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम क्या है, तो अरस्तु। अरस्तु ने ही जीव और जंतु विज्ञान का डेवलपमेंट किया, या कह दीजिए सबसे पहले, मतलब इन्होंने ही बताया था, फादर हैं ये, जनक हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है लैमार्क एवं ट्रेवी रेनस ने किया था। जो लैमार्क है वो फ्रांस के थे और ट्रेवी रेनस कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने किया था। नाम याद रखेंगे। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया, किसने समझाया था सबसे पहले, तो लैमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, तो हिप्पोक्रेटस है। हिप्पोक्रेटस कौन है, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक है। जितने भी क्वेश्चन है सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सभी को अच्छे से पढ़िएगा। आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, मतलब एमसीक्यू वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। अगर आप वन लाइनर से अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। आगे देखेंगे, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस हैं। और रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो लेवोजियस हैं। इन सभी लोगों के नाम याद रखेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, तो हिप्पोक्रेटस हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो लेवोजियर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्राहम ने किया था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो किया था केपलर ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो केपलर ने किया था। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक किसने किया, तो ग्राहम ने किया था। नेक्स्ट है E=mc²। यह समीकरण किसने दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। E=mc² जो है किसने दिया, तो आइंस्टीन ने ये समीकरण दिया था। नेक्स्ट है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने जो की थी जड़त्व के नियम की खोज। नेक्स्ट देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूटन ने किया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो डार्विन है। जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी छोड़ना नहीं है, सभी याद रखने हैं आपको। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। नेक्स्ट है,
नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल है। ग्रेगरी जॉन मेंडल कौन है? तो आनुवंशिकी के जनक हैं। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किसका किया था सबसे पहले? तो मटर के पौधे का किया था। मेंडल ने जो आनुवंशिकी के बारे में बताया तो सबसे पहले किस पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर किया था। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी, जिसको जेनेटिक कहा था, किसने सबसे पहले कहा था आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी मतलब जेनेटिक्स? तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में होता है। जो आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है किस में होता है? तो क्रोमोसोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहान्स ने किया था। जीन अवस्थित होते हैं कहाँ पर? तो गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। जो जीन होते हैं कहाँ पर होते हैं? तो गुणसूत्रों में होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? तो बिडल एट टैटम ने किया था। बिडल एवं टैटम ने जो है एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला देखते हैं, खून का जो रंग होता है, ब्लड जिसको कहते हैं आप, तो खून का रंग किसके कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन आप लोग टेस्ट करवाते हैं, उसी है ना, वही है, उसी से याद रखिएगा। आगे देखेंगे, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो लोहा है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? तो प्रोटीन का। प्रोटीन का यौगिक, प्रोटीन जो है यौगिक है किसका? हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट है, खून थक्का नहीं जमाता हीमोफीलिया रोग में। अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया है तो उसके अंदर जो है खून का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का क्या काम है? तो ये जो है शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कौन करता है? तो यकृत द्वारा होता है। नेक्स्ट है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेमाटोलॉजी कहलाता है। हेमेटोलॉजी किससे संबंधित है? तो रक्त के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है, रक्त के थक्का बनने में सहायक होते हैं तो प्लेटलेट्स जो है रक्त के थक्का बनने में सहायक होते हैं। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में होती है। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो के है। नेक्स्ट है, रुधिर का तरल भाग क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है। जब से कोविड आया था तब से काफ़ी बीमारियां सामने आई। बहुत सारे आपने देखे होंगे, जो डेंगू की बीमारी चली उसमें प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब के बारे में आपने बहुत सुना। ये प्लाज्मा होता क्या है? आप देखे होंगे, जैसे आप कभी ब्लड सैंपल दीजिए या किसी का देखा होगा ब्लड सैंपल, तो जैसे मान लीजिए कोई परख नली है, इसमें जैसे ही उन लोगों ने ब्लड सिरिंज से लिया, उसमें डाला, तो आप देखेंगे कि इस ऊपर एक हल्का सा देख सकते हैं, हल्का येलो लिए हुए यहाँ पर लेयर जमी होती है ब्लड के जस्ट ऊपर, वही आपकी प्लाज्मा होती है। तो रुधिर का तरल जो भाग होता है ऊपर का, वही प्लाज्मा कहलाता है। आगे देखेंगे, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90% होता है। 90% जो है प्लाज्मा में जो है जल रहता है। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? तो 55%। नेक्स्ट है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? तो प्लाज्मा होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा है। नेक्स्ट है, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो प्लीहा को, स्प्लीन जिसे कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं। नेक्स्ट है, आरबीसी का कब्रगाह या शमशान किसे कहते हैं? तो उसको प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। जो ब्लड बैंक में सुरक्षित रहते हैं ना, वहाँ पे कहते हैं ना कि जिसके पास, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको ब्लड डोनेट करने चाहिए। वाकई में बहुत हेल्प होती है। तो वो कहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, कितनी डिग्री टेम्परेचर में? तो 40 डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाता है ब्लड बैंक में। नेक्स्ट है, रक्त समूह होते हैं। कुल कितने तरह के रक्त समूह होते हैं? ए बी, ए बी और ओ, इतने ही प्रकार के हमारे रक्त समूह होते हैं, जो जिसके अलग अलग होते हैं सबके। किसी के ए बी ए होते हैं और ए बी और ओ होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ए है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी है। सर्वदाता, सर्वग्राही का मतलब आपको पता होगा, ना पता हो तो बता रहे हैं, समझ लीजिए। सर्वदाता रक्त जो है, रक्त समूह जो है ब्लड ग्रुप ओ होता है। मतलब जिस भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है वो किसी को भी जो है रक्त दे सकता है। और सर्वग्राही
ए बी होता है। मतलब अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो मतलब किसी भी ग्रुप के ब्लड को उसको दिया जा सकता है डायरेक्ट, ठीक है, वही होता है सर्वग्राही। ए बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? तो आर एच फैक्टर रक्त से संबंधित है। आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर एवं वीनर है। नेक्स्ट है, रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रेनल ग्रंथि से। जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप होता है, किससे नियंत्रित होता है? तो एड्रेनल ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट है, रक्त को शुद्ध करता है कौन? तो वृक्क, ठीक है, जिसको किडनी कहते हैं, वही रक्त को शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है डायलिसिस होती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, बहुत लास्ट टाइम में देखें डायलिसिस पे रहते हैं, मतलब उसमें उनका रक्त का शुद्धिकरण करके उनको बार बार चढ़ाया जाता है। मूत्र का निर्माण जो है, मूत्र का निर्माण होता है कहाँ? तो वृक्क में। वृक्क यानी किडनी का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। जो आप कभी सुनते होंगे कि पथरी हुई है किडनीज में, मानव गुर्दे में, तो वो किससे बन जाती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से बन जाती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और ये क्षारीय होता है। पीएच मान दो तरीके से होते हैं, न्यूट्रल है मतलब 7 है तो आपका उदासीन होगा, अगर 7 से ऊपर जैसे ही मान जाएगा 7.1 7.2 समथिंग तो वो सभी क्या होंगे? क्षारीय। और 7 से अगर नीचे है, जैसे आपका 6.9 है, 6.8 है, 5 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से 7 के नीचे है तो वो क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो वो होता है स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर क्या है? रक्त दाब मापने वाला यंत्र है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था किसने? तो विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो शिरा कहते हैं। शरीर से रक्त की, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, दोनों ऊपर और नीचे जो ये दोनों दिए हैं क्वेश्चन, इसको फिर से देखिएगा। जो शरीर है हमारा, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? शरीर से जो हृदय की ओर ले जाए उसे शिरा कहते हैं। और शरीर से, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहेंगे? तो धमनी कहते हैं। शिरा और धमनी दोनों अलग अलग हैं यहाँ पर, फिर से समझिएगा। जो है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को कहते हैं शिरा, जबकि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो धमनी कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, हृदय की धड़कन का नियंत्रक होता है कौन? तो पेसमेकर होता है। जराविक 7 क्या है? तो ये कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त के द्वारा। पित्त होता है कैसा? तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। देखिए पीएच मान से संबंधित आप में प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट पीएच मान है उसको याद आपको रखना है। मैंने अभी इसी में इंक्लूड किया है एक लिस्ट, उसको याद कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन के सीरीज में आ रहे हैं वो तो याद करेंगे ही, और जो अलग से दिया है उसे भी याद करना है। देखेंगे, पित्त स्रावित होता है कहाँ? यकृत में। देखिए कुछ पदार्थों के पीएच मान है यहाँ पर इंक्लूड किए हैं मैंने, इसको याद रख लीजिएगा। जैसे देखते हैं, देखिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो 2.5 से 3.4 तक होता है। 2.5 से लेके 3.4 के बीच में होता है सिरका। शराब जो होता है एल्कोहल, उसका क्या होता है पीएच मान? तो 2.8 से 3.8, 2.8 टू 3.8 तक होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 6.6 होता है। समुद्री जल का पीएच कितना होता है? 8.4 होता है। लार, मनुष्य का जो लार बनता है मुंह में, तो लार का जो पीएच होता है कितना होता है? 6.5 से 7.5 होता है। और मूत्र, मानव शरीर का जो मूत्र होता है मानव का, वो उसका पीएच कितना होता है? तो 4.8 से 8.4 होता है। नेक्स्ट देखिए अगला दिया हुआ है हमारा नींबू का रस जो होता है उसमें पीएच कितना होता है? तो 2.2 से 2.4। कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से 5.5। जो बियर होता है वो शराब का अलग था, ये बियर है। बियर का कितना होता है? तो 4.0 से 5 होता है, मतलब 4 to 5 होता है। टमाटर का जो जूस होता है वो उसमें कितना होता है? तो 4.5 से 5.5 होता है। ये जो मैंने भी पीएच मान बताए और जो क्वेश्चन के बीच में आ रहा है, इनको याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की एक संभावना ज़रूर है, ठीक है।
वैसे तो आपको कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं। मैंने कहा ना, ये जो सीरीज आपको मिल रही है समझ लीजिए बहुत ही बेहतर है। आप इसको पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपको काफ़ी क्वेश्चन जो है आप यहाँ से देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पित्त स्रावित होता है यकृत में, अभी हमने इसको पढ़ा। नेक्स्ट, यकृति जिसको लीवर कहते हैं, भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है यकृति में स्टोर रहता है। इसका क्या काम होता है, जैसे कभी मान लीजिए आप व्रत रहते हैं, जिसको आप फास्ट कहते हैं, आप कभी व्रत रहते हैं तो भूखे हैं, आपने कुछ खाया नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आप देखते होंगे कोई 1-2 दिन व्रत रह ले तो उसे कुछ होता नहीं है ना। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके लीवर में जो है विटामिन ए जो है कलेक्ट रहता है। जब आप व्रत रहते हैं, कुछ बहुत देर तक नहीं खाते पीते हैं, तो जो हमारा शरीर है इसी से ऊर्जा धीरे धीरे लेता रहता है। नेक्स्ट देखिए, पित्त कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोफोबिया रोग होता है। कैसे हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणुओं द्वारा। देखिए 2 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाइड्रोफोबिया किस जानवर के काटने से होता है, तो कुत्ते के काटने से। तो किस कारण हो जाता है, तो विषाणुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट, विषाणु जिसको आप वायरस कहते हैं, इसकी खोज जो है इवानोस्की ने की थी। इवानोस्की ने ही विषाणु की खोज की थी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरोलॉजी कहलाता है। देखिए वायरस से ही बना है वायरियोलॉजी, ठीक है। विषाणुओं के अध्ययन को कहते हैं। रानीखेत बीमारी फैलती है, कैसे फैलती है, तो वायरस के द्वारा। नेक्स्ट है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है, किसके कारण, तो विषाणुओं के कारण होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जीव विज्ञान में जो आपके जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान है, सभी से प्रश्न बनेंगे, तो ये सभी हैं, आप सबको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन है तो माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन है तो फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किससे बनी होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। जीवाणु जिसको आप बैक्टीरिया कहते हैं, की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ठोस में होता है सर्वाधिक। ध्वनि की गति धीमी होती है, कहाँ पर, तो हवा में जो है ध्वनि की गति धीमी होती है। आप इसको जनरल लाइफ से जोड़ के पढ़िए, देखिए याद हो जाएगा। जैसे देखिए ध्वनि का वेग ठोस में अधिक होता है। जैसे आप मान लीजिए कोई कमरा है, कमरे हैं, उसमें सामान है, रखे हैं, अगर आप उसमें बोलेंगे तो साउंड तेज आता है। इसको छोड़िए, अगर आप अभी इसको वीडियो जो आप सुन रहे हैं मोबाइल फ़ोन में वॉल्यूम पूरा फुल कर लीजिए, ठीक है। जहाँ उसके स्पीकर लगा होता है, जहाँ से साउंड आता है, जिस चीज़ में भी आप देख रहे हो, लैपटॉप, टैब या मोबाइल में, तो जहाँ स्पीकर है वहाँ आप अपना हाथ वहाँ जब रखेंगे तो आप देखेंगे कि वॉइस जो है वहाँ से और क्लियर और तेज़ आ रही है, ठीक है। तो ये फ़र्क हो जाता है। तो क्यों आ रही है, क्योंकि आपने ठोस कोई चीज़ उसके पास रखेंगे तो साउंड तेज है, लेकिन अगर उसी मोबाइल फ़ोन को आप बाहर के वातावरण में एकदम हवा में जहाँ पर है खुला, वहाँ पर रखेंगे और वही वॉइस उतने ही डिस्टेंस पे आपको कम सुनाई देती है। तो वही फ़र्क होता है कि हवा में जो है गति इसकी धीमी हो जाती है, जबकि ठोस में यही चीज़ बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि की चाल होती है कितनी, तो 740 मील प्रति घंटा होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है, तो ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। वायु क्या है, तो गैसों का मिश्रण है। वायु का उदाहरण, तो गैस का गैस में विलय। नेक्स्ट है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। देखेंगे हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या होती है, तो डेसिबल होती है। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है, तो डेसिबल है। मात्रक इकाइयों से भी प्रश्न आपके में जरूर बनेंगे। जो क्वेश्चन के बीच में आ रहा है इसको तो पढ़िए ही, आपको अलग से भी इसमें सीरीज मैंने ऐड की है, उसको भी याद करना पड़ेगा आपको। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, तो दूरी का। दूरी जो है किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष का है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, या 9.46 × 10⁻15 मीटर। मीटर में आएगा तो 10⁻15 हो जाएगा, किलोमीटर में आएगा 10⁻12 हो जाएगा। पता ही है कि किस तरीके से आता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं, पोषक तत्वों के स्रोत। मतलब आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे प्रोटीन है तो उसका क्या स्रोत है,
मतलब क्या सोर्स है कि जिसके द्वारा आपको प्रोटीन की जो है मात्रा मिल सकती है। इससे रिलेटेड भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। देखिएगा, प्रोटीन अंडा, दूध, पनीर, मांस, मछली, दाल आदि से जो है हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। वसा हमें कैसे मिलता है? जो फैटी चीज़ होगी जैसे घी, तेल, दूध, मांस आदि। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो चीनी, शहद, दूध, अनाज, फल, आलू आदि, ये सभी चीज़ें होती हैं। जैसे कि एक ही चीज़ में कई चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जो यहाँ लिखा है वो इम्पॉर्टेंट है। ऐसा पूछे शहद में पूछा जाए किसकी मात्रा अधिक होगी, वसा की होगी, प्रोटीन की होगी, कार्बोहाइड्रेट की, या तीनों में से कोई नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि शहद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। खनिज लवण की बात करें तो मांस, दूध, अनाज, हरी सब्जियाँ जो होती हैं उससे हमें खनिज की प्राप्ति होती है, मिनरल्स। विटामिन की बात करें तो विटामिन भी देखिए कई प्रकार के होते हैं। विटामिन से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, किस विटामिन में मतलब कौन से पोषक तत्व किस विटामिन से मिलते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो विटामिन की बात करें तो मांस, मछली, दूध, गाजर, हरी सब्जियां। तो जैसे आपको विटामिन ए है तो हरी सब्जियां होती हैं, और उसमें विटामिन गाजर है, उससे विटामिन ए हमें मिलता है। विटामिन सी जो खट्टे फल होते हैं विटामिन सी होता है, तो उसके भी लिस्ट होंगे, वो आपको बाद में मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं सभी याद करना है आपको। आइए आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है पारसेक किसका मात्रक है या किसकी इकाई है? तो दूरी की है। देखिए, एसआई पद्धति होती है, एक सीजीएस पद्धति होती है। एसआई पद्धति के मात्रकों को ज़्यादा पूछा जाता है। जड़ों के रूपांतरण हैं, मूली और गाजर क्या है? ये जड़ हैं। और तने के रूपांतरण क्या है? आलू और प्याज हैं। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं आप ऐसे कि देखिए, मूली और गाजर देखिए दोनों सिमिलर देखने में लगते हैं ना आपको, जैसे जड़ की तरीके से ऐसे नुकीले। तो आप देखेंगे ऐसे जो नुकीला वाला पोर्शन इस तरीके से जिस भी मतलब जड़ का बना होगा, मतलब जो भी आप चीज़ें खाते हैं तो वो आपके किस में आ जाते हैं? हमारे जड़ में। और जबकि तने की बात करें, जैसे आलू का कोई स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरह से होता है, कोई गोला होता है, कोई किसी भी शेप में, लेकिन ऐसे नुकीला नहीं होता है। ठीक है ना, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? तने होते हैं। प्याज भी क्या होता है? प्याज भी हमारा तना है। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसको मास्टर ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं, नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन वही है भी, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। इसी को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ही है। ग्रंथि की बात किया है, हड्डी की नहीं, ध्यान रखेंगे, ग्रंथि पूछा है। नेक्स्ट देखेंगे, जो कान की हड्डी होती है, स्टेपिज जो होती है, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, आगे आएगा, अभी आगे पढ़ते चलिए। 2 वंशानुगत रोग बताइए, ऐसे जो कि कह सकते हैं जेनेटिक रोग जिसे कह सकते हैं कि कौन से हैं? तो वर्णांधता और हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? जिसमें ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ऐसे पेशेंट को 2 होते हैं इसमें। अगर पेशेंट को हीमोफीलिया है अगर, तो उसको क्या होता है कि हमेशा उसको ब्लड हमेशा चढ़वाना पड़ता है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। वर्णांधता भी जानते ही होंगे, कलर ब्लाइंडनेस की जो चीज़ें होती हैं, ये सभी आनुवांशिक रोग हैं, मतलब ये सभी क्या है? जेनेटिक रोग होते हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया था किसने? तो हेरनर ने किया था। कब? तो 1876 में किया था। नेक्स्ट देखेंगे, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो किस कलर में वो फ़र्क नहीं कर पाएगा, वो हरा और लाल में। हरा और लाल रहेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा लाल है कौन सा हरा है। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे जो कि सिग्नल टेक्नीशियन वाले पद होते हैं या तो सिग्नल से रिलेटेड होते हैं, तो उनके जो है IQ मतलब चेक करते हैं कि सही है कि नहीं, आपकी आँख की मतलब लेंस कैसा है, पावर क्या है आपका, क्योंकि उसमें कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा, पता लगा कि सिग्नल आपको पता है रेड देना है तो ग्रीन दे दिया, ग्रीन देना है तो रेड दे दिया, तो दुर्घटनाएं हो जाएंगी। इसी वजह से जो है आपका चेक किया जाता है। आगे देखेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो थायराइड ग्रंथि से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। नेक्स्ट है, जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो लाइकेन में जो सहजीवी हैं वो कौन कौन से हैं? तो कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? छोटी आंत में होता है। और मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से। देखिए, इसमें ये जो क्वेश्चन है कि मुख में होता है, अगर पूछा जाए कि पाचन कहाँ होता है तो आंत में होता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुख से। मुंह से क्यों कहा जाता है? जैसे आप कोई चीज़ जब खाते हैं तभी हमारे मुंह में, सबके मुंह में क्या होता है? लार बनते हैं, उसमें कई तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो कि पाचन की क्रियाओं को शुरू कर देते हैं। कुछ पाचन होते हैं जो कि वहीं से शुरू हो जाते हैं। अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको ऑप्शन देख के इस क्वेश्चन पे लगाना पड़ेगा। ठीक है,
आगे देखेंगे, पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है, तो टायलिन है। देखिए यहाँ पे दिया है ना कि एंजाइम टायलिन पाया जाता है। नेक्स्ट है, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ पे, टांग में। टांग से और टिबिया याद रखेंगे, जो टांग है उसमें हमारे टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। अंगुलियों में जो फिंगर्स होते हैं सबसे ज़्यादा हड्डियां उसी में होती हैं। भोजन पचाने में सहायक होता है, भोजन पचाने में एंजाइम सहायक होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब मुंह में हम कोई चीज़ खाना शुरू करते हैं तो लार बनती है, तो उसी से पाचन शुरू हो जाता है। और एक बात और है, ऐसा भी आपने सुना हो जैसे कि लोग मतलब नाइट में ही खाना खाए तो ब्रश करते हैं, तो तुरंत ही नहीं करना चाहिए। जैसे आपने तुरंत खाना खाया, तुरंत ब्रश किया, तो क्या होता है, जो लार बनते हैं या जो डाइजेशन के लिए सही होता है वो जो है ख़त्म हो जाते हैं। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है, किसमें, तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। पाचन के समय में कोई भी चीज़ हम जब खाते हैं तो जब पाचन उसका होता है तो एमिनो एसिड में वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो वो होता है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, कहाँ होता है, प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक तत्व हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस की अगर कमी है तो दांतों और हड्डियां जो है मजबूत नहीं रहेंगी और उनका निर्माण भी अच्छे से नहीं होगा। नेक्स्ट है, भोपाल गैस कांड। जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, वो किस गैस के कारण हुई थी, किसका मतलब रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। इस घटना से आप सभी लोग परिचित होंगे। अभी भी भोपाल के बहुत सारे इलाके हैं जो कि 1984 की घटना है, लेकिन कहीं ना कहीं आनुवंशिक रूप में कई चीज़ें पाई गई हैं अभी भी। ठीक है, ये बहुत ही कह सकते हैं दुखद घटना थी जिसका अभी तक असर देखने को मिलता है। काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं, काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को, और जो है काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। काला हीरा किसे कहेंगे, कार्बोनेडो को, काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन्स कौन सा है, तो एड्रीनल जो है जीवन रक्षक हार्मोन्स होता है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है, तो पत्ती होता है। आपने सुना होगा ना कि पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण में ही अपना भोजन करती हैं। तो मेन अवशोषण कहाँ से होता है, संश्लेषी अंग कौन सा है, तो पत्ती। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पत्तियों का रंग हरा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ही, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। नेक्स्ट है, पत्तियों का रंग पीला किस कारण होता है, कैरोटीन के निर्माण के कारण जो है पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। पत्तियां पीली होने लगती हैं, फिर वो सूख जाती हैं। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है, तो मैग्नीशियम है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है, तो मैग्नीशियम है। नेक्स्ट देखेंगे, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, किसके द्वारा संतुलित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोले या रासायनिक नाम में बोले तो फोटोसिंथेसिस कहेंगे। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस क्या है, पेड़ पौधे जब अपना खाना बनाते हैं उस प्रक्रिया को ही फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सभी चीज़ें कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। आप लोग को CO2 याद रहता है, जल, क्लोरोफिल याद रहता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश भूल जाता है। तो ये चारों चीज़ याद रखिएगा, पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो यही 4 चीज़ हैं। कौन कौन से, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कब होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है, मतलब कब किसके द्वारा होता है, तो जल से होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो मनुष्यों के मेरुदंड से कुल 31 जोड़ी जो है तंत्रिकाएं निकलती हैं। गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम कहते हैं की खोज किसने की थी, तो वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्रों का निर्माण होता है कहाँ, कैसे होता है, तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है, क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्यों में क्रोमोसोम की कुल संख्या कितनी होती है, देखिए 46 होती है, जोड़ी में पूछे तो 23, ऑप्शन में दोनों दे देता है। पूछेगा कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या है कितनी जोड़ी होती है, और ऑप्शन
देगा, 46 भी 23 भी, तो बड़ी खुशी हो जाती है कि हमें तो आ रहा है, 46 लगा के आंसर चले आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक हो जाते हैं अक्सर कैंडिडेट से। तो 46 क्या हो जाएंगे, टोटल होते हैं, लेकिन जोड़ियों में बात करें, एक जोड़ी में 2 होंगे, तो टोटल जोड़ी 23 है, और मात्रा सिर्फ पूछे संख्या तो 46 रहेगी। नेक्स्ट, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है, सेल सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका होती है हमारी तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है क्या, तो न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो डीएनए है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो डीएनए है। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। समसूत्री विभाजन होता है, तो कहाँ समसूत्री विभाजन होता है, तो कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है, तो कौन सा है, फास्फोग्लिसरीन अम्ल होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है, तो फास्फोग्लिसरीन है। नेक्स्ट है, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है, तो तना है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है, तो राइजोबियम होता है। नेक्स्ट है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, किस रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में। पादपों में आपने सुना होगा कि खेतों में अगर नाइट्रोजन की कमी होती है तो वहाँ पे जो है फसल नहीं उग पाती है, क्योंकि जो पौधे होते हैं नाइट्रेट के रूप में जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, पदार्थों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम के द्वारा। देखिए, पादपों में जल की बात करें तो समझ लीजिएगा जाइलम, और खाद्य की बात करें तो फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। मतलब जो पादप होते से पेड़ पौधे जो होते हैं वो जल तथा खनिज का संचालन अपने पूरे पेड़ पौधे में कैसे करते हैं, पूरी उनकी बॉडी ही होती है एक तरीके से, तो जाइलम के द्वारा जल ले आते हैं। और पादपों में जो खाद्य पदार्थ होते हैं कैसे पहुँचते हैं, तो फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जा सकती है, तो उस यंत्र का नाम है ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर किससे संबंधित है, तो ये जो है तनों की वृद्धि से संबंधित है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम की खोज की थी किसने, तो डी डुबे ने की थी 1958 में। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है कहाँ पर, तो राइबोसोम में होता है। डीएनए की खोज किसने किया था, तो डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो कार्नबर्ग ने किया था। डीएनए और आरएनए क्या है, तो ये दोनों जो है न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो उसे जीन कहते हैं। नेक्स्ट, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था, तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को जो है वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। डीएनए की इकाई क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड्स है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने किया था। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होते हैं, तो कैसे जानते हैं, देखिए जहाँ पे XY होता है ये पुरुष के लिए डिनोट करते हैं, XX जहाँ पर होता है वो स्त्री के जीन के लिए होता है, उनकी ये संरचना है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, जो कोई मतलब अगर कोई लड़का है तो क्रोमोसोम कितना पाता है पिता से, तो 22 + Y। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चे का लिंग जो है निर्धारण होता है किसे, तो पिता के गुणसूत्र से होता है, मतलब XY। जो अभी आपने देखा यहाँ पर कि पुरुष और स्त्री के जो जीन होते हैं अलग अलग होते हैं। स्त्री में जो होता है XX होता है, जबकि XY मिलने पर XY क्या होता है, पुरुष का होता है। ठीक है, और महिला में तो XX सिर्फ केवल होता है। अगर इसका मतलब कुल मिला के ये कि जैसे ये XX है, इसको समझ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अगर ये XX है और ये X और Y है, ठीक है, ये मेल का होता है, ठीक है,
और ये किसका होता है, फीमेल का होता है, स्त्री और पुरुष का होता है। जब एक एक्स यहाँ पर मिलेगा और एक वाई मिलता है, अगर वाई मिलता है तो लड़के का मतलब लिंग होगा, मतलब बच्चे का निर्धारण हो जाएगा कि वो लड़का है। और अगर ये महिला का एक्स मिला और पुरुष का भी एक्स मिल गया तो फीमेल हो जाती है। तो इसी से हम बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। तो वही पूछा जाता है किसका गुणसूत्र है जिससे ये निर्धारित होगा कि बच्चे का लिंग क्या होगा। तो ये डिसाइड होता है पिता के मतलब फादर से। क्यों? क्योंकि फादर का एक्स वाई होता है जबकि फीमेल्स का सिर्फ एक्स और एक्स होता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था अरविंद खुराना ने। ये रिपीटेड है, आगे देखिए। यहाँ पे पैतृकता सिद्धांत करने में सहायक है तो डीएनए और फिंगरप्रिंट्स। आपने ये खूब मूवीज़ में देखा होगा, मूवी ना देखा तो सीआईडी एक आता था उसमें ज़रूर देखा होगा। ये अक्सर डीएनए टेस्ट कराओ, फिंगरप्रिंट टेस्ट कराओ। इससे क्या पता चलता है? इससे पैतृकता का पता चलता है कि पता चल जाता है कि किसके उसमें क्रोमोसोम्स हैं, किसके डीएनए, तो फादर्स मदर्स के जो है पता चल जाते हैं। नेक्स्ट, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की किसने? वेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। इंसुलिन शरीर में बनती है, अग्नाशय द्वारा बनती है। नेक्स्ट देखेंगे। और अगला दिया हुआ है हमारा बानक्राइट्स एक रोग है, श्वास नली की एक रोग है। पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है? तो एंजाइम। नेक्स्ट देखिएगा, दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती। विटामिन सी क्या होती है? खट्टी होती है। तो आपने सुना होगा ना कि दूध को अगर फाड़ना हो, पनीर बनाना हो उसको, तो उसमें खट्टी चीज़ों को, सिरका का यूज़ कर लेते हैं या नींबू का रस उसमें डाल दीजिए तो दूध फट जाएगा। तो ऐसे हमेशा याद रखिएगा, विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता। आगे बढ़ते हैं। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। किसका? मलेरिया का। मलेरिया रोग का वाहक क्या है? तो मादा एनोफेलिन मच्छर है। मलेरिया तो सबको पता है कि मच्छर से होता है, लेकिन मेल या फीमेल? तो फीमेल, मादा एनोफेलिन मच्छर है। नेक्स्ट, मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? प्लीहा, तिली जिसे कहते हैं, वही अंग जो है हमारा प्रभावित हो जाता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। मूत्र अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6 होता है। मूत्र का रंग पीला होता है, किस कारण से? तो यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। और मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। दोनों याद रखिएगा, मेढक में पूछेगा तो 3 और मनुष्य के हृदय में 4 होते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो 10% होता है। जो मानव होता है सबके शरीर का वेट अलग अलग होता है, तो सब में जल की मात्रा भी अलग अलग होगी। डिपेंड करेगा उस व्यक्ति का भार कितना है। तो जितना व्यक्ति का भार होगा उसके 10% बराबर जल की मात्रा होती है। अगला देखेंगे, शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा मनुष्यों के शरीर में ऑक्सीजन ही पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में जल 65 से 80%, देखिए 65 से 80% है, लेकिन वो डिपेंड करता है मनुष्य के वेट और सब पे। ठीक है, होता तो इतना ही है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? याद कर लीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को फ़ारेनहाइट में तो याद रहता होगा, कहते हैं ना कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप थर्मामीटर से जब अपना फीवर नापते हैं तो पता चलता है कि अगर 99 है तो कहते हैं ना कि बुखार है, हमें फीवर है। लेकिन सेल्सियस और केल्विन में याद नहीं रहता, तो जो नहीं याद रहता वही परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसको याद कर लीजिएगा कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान कितना होना चाहिए। तो सामान्य फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, और 37 डिग्री सेल्सियस। अगर 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया तापमान तो आपको फीवर है। और केल्विन में नापा जाए तो 310 केल्विन से अधिक होने पर। तो ये सामान्य पैरामीटर है जो कि याद होने चाहिए कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट सामान्य शरीर का तापमान होता है, 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान है, और 310 केल्विन जो है सामान्य तापमान होता है मानव के शरीर का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। स्तंभ कंद, धन कंद, सल्क कंद तथा प्रकंद किसके एग्जाम्पल हैं? तो आपको बताने हैं। देखिएगा, इस जो स्तंभ कंद है वो आलू का है, धन कंद जो है वो प्याज का है, और शकलकंद और प्रकंद जो है अदरक और हल्दी के हैं। ठीक है, आलू और ये देखिए बंडा और केसर। बंडा आपने देखा होगा, आपने एक सब्जी जानते होंगे आप लोग, अरवी आती है। ठीक है, इस तरीके से होती है, बंडा का ही वही एक रूप है। ठीक है, तो वही चीज़ होती है। और अगला देखेंगे, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? अमरूद हो, अंगूर, शरीफा, टमाटर, ये सभी का हम लोग फल भित्ती खाते हैं।
आम, पपीता तथा बेर का क्या खाते हैं हम लोग? मध्य फल भित्ति। देखिए कुछ फल ऐसे हैं, इसको रटना नहीं है, कुछ चीज़ें हमारे कॉमन सेंस पे भी डिपेंड करती हैं। जैसे आप पपीता खाते हैं तो क्या खाते हैं? पपीता का तो बीज का भाग खाते हैं ना। आम का क्या खाते हैं? बीज, छिलके जो होते हैं और बीच में जो गुठलियाँ होती है उसको हटाते हैं। तो मध्य फल भित्ति खाते हैं, तो वही पूछा जाता है। आगे देखेंगे, फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो पुष्प क्रम होता है। नेक्स्ट, हल्दी में पीला रंग का कारण, जो हल्दी होता है पीला क्यों होता है, किसके कारण? तो वो होता है कुरकुमिन के कारण। टमाटर में जो लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण लाल टमाटर दिखाई देता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तना। अभी मैंने शुरू में तना और जड़ के लिए उदाहरण बताया था ना, जो नुकीला हो, इस तरीके से हो, कोई चीज़ इस तरीके से गया हो, जड़ होता है। और जो कोई स्ट्रक्चर ना हो, किसी तरीके से भी बना हो, वो सभी हमारे क्या होते हैं? तने होते हैं। तो जैसे अदरक है, आलू है, प्याज है, सब तने हैं। देखिएगा लिखा हुआ है अगला कि दूध में पाए जाने वाला शर्करा कौन सा है? तो दूध में पाए जाने वाला शर्करा हमारा लैक्टोज है। सबसे लंबा कृत्रिम वर्म कौन सा है? तो टेप वर्म है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कैसा कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल की तरह कार्य करती है। कपड़ा सुखाने वाली मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाला जो मशीन आता है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करते हैं। दूध से क्रीम निकालने पर क्या होगा? तो दूध से अगर हम क्रीम बाहर कर देंगे तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, घनत्व कैसे बढ़ जाए? जैसे कोई चीज़ बर्तन रखी, क्रीम भी है, क्रीम को बाहर रख देंगे तो उसका घनत्व ऑटोमेटिक उस चीज़ का बढ़ जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कौन कौन से? नीला, लाल, हरा। नीला, लाल, हरा जो है ब्लू, रेड एंड ग्रीन, ये क्या होते हैं? हमारे मूल रंग होते हैं। बेसिक जो रंग है हमारे यही होते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का जो है निर्माण होता है। इंद्रधनुष में रंग कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। अगला देखेंगे, इंद्रधनुष में टोटल तो मैंने बताया कि 7 रंग होते हैं, लेकिन बीच में कौन सा रंग होता है? तो हरा रंग होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है। आपने एक ट्रिक भी पढ़ी होगी, बैनी आह पिनाला, बैगनी, हरा, पीला, नीला, तो उसी से आप याद कर लीजिएगा। अगला देखेंगे, वेधन क्षमता सर्वाधिक किस रंग की होती है? तो गामा किरणों की। और सब प्रकाश का रंग निश्चित होता है, तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित होता है प्रकाश का रंग, और जबकि वेधन क्षमता किसकी अधिक होती है? तो गामा किरण की होती है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती? तो लाल की। और सबसे कम किसकी होगी? तो बैगनी की। सबसे अधिक लाल की, सबसे कम क्या होती है? बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य होती है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो आप इसको ऐसे याद कर लेंगे, ए फॉर एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 78 एंगस्ट्रॉम के बीच में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है रोग है और उसके टीके हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं कि कुछ हमारे रोग हैं जिसके निराकरण के लिए टीके लगाए जाते हैं। कौन टीका किससे संबंधित है? याद रखेंगे, जो टीबी होती है उससे संबंधित है बीसीजी। बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाते हैं? तो टीबी के लिए। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए कौन सा टीका लगता है? तो डीटीपी का टीका लगता है। डीटीपी का टीका किस लिए लगता है? तो डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए लगता है। और डीटीपी का टीका ही काली या कुकुर खांसी जिसे कहते हैं उसके लिए भी यूज़ होता है। मम्प्स और खसरा के लिए मम्प्स वैक्सीन लगाई जाती है जिसको शॉर्ट में एमएमआर कहते हैं। पोलियो के लिए भी मम्प्स वैक्सीन लगाई जाती है जिसको हम एमएमआर कहते हैं। और टाइफाइड के लिए टाइफाइड वैक्सीन लगती है। छोटी माता के लिए रुबेला वैक्सीन और जर्मन खसरा के लिए भी रुबेला वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी आपकी सीरीज़ अभी काफ़ी बाकी है और भी आप देख सकते हैं। अब ये सब चीज़ें आपको और नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में बताई जाएंगी, एक साथ आपको ज़्यादा ना हो इसलिए। तो इसका ये आज का पार्ट 1 है, इतना पढ़िएगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, एक बार नहीं 2 बार करिए, सुनिए 2-3 बार, काम कर रहे हैं प्ले करिए और सुनते रहिए तो चीज़ें याद हो जाएंगी। जितनी चीज़ें बताई गई हैं ऐसा नहीं है आपने नहीं पढ़ी होंगी पर याद नहीं होता है। ठीक है, तो याद करिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद।